सो वेलकम बैक टू चैनल छात्रों। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का ग्रेविटेशन चैप्टर। तो इस चैप्टर से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी डिटेल आज हम डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अब चैप्टर को हम शुरू करते हैं। कंसेप्ट मैपिंग में हम देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो जरा मैं आपको एक ओवरऑल छोटा सा हल्का सा पहले बता देता हूँ। हम इसमें बुयंस फोर्स पढ़ेंगे, हम इसमें न्यूटन के लॉस पढ़ेंगे, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो था वो पढ़ेंगे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत कुछ है यहाँ पर, कई सारे फॉर्मूलेज हैं, कई सारी डेफिनेशंस हैं और कई सारी वैल्यूज हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इसका ये फ्लो चार्ट आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा। खैर शुरू करते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स ऑन अर्थ। इफ वी रिलीज अ स्मॉल स्टोन विदाउट पुशिंग इट फ्रॉम अ हाइट, अगर हम किसी भी स्टोन को, किसी पत्थर को किसी हाइट से फेंके, इट एक्सेलरेट टुवर्ड्स अर्थ, तो वो अर्थ की तरफ एक्सेलरेट होगा। अब एक्सेलरेट मतलब होता है किसी चीज की स्पीड बढ़ जाना, मतलब चेंजिंग ऑफ द वेलोसिटी, इट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का चेंजमेंट ही एक्सेलरेशन होता है। जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय हम अचानक से स्पीड बढ़ा देते हैं, दैट इज हमने उसको एक्सेलरेट किया। द स्टोन इज व्हेन एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द अर्थ, तो वो एक्सेलरेट हो जाएगा अर्थ की तरफ, मतलब वो नीचे की तरफ गिरेगा। राइट, अब मींस सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। अब हम देखते हैं कि इसमें भाई कोई फोर्स एक्ट कर रही है, मतलब कोई फोर्स इसके ऊपर लग रही है। ऑलराइट, so the force which pulls the object towards the center of the earth, it's known as gravitation force. अब वो स्टोन को गिराने वाली फोर्स, जी हाँ, एक्सेलरेशन मतलब जो इसमें आ रहा है वो आ रहा है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। कोई भी चीज अर्थ पे गिरती है तो ग्रेविटी की वजह से गिरती है। राइट, Here stones also attracts earth. अब यहाँ पे जो छोटा सा पत्थर है वो भी जो है अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। It means every object in the universe attract every other object. मतलब कि हर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और जैसे मेरी वीडियोस आप लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, आप लोग मेरी वीडियो की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मेरी वीडियो आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो हम ये कह सकते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ये कह रहा है, इस सर इज़ैक न्यूटन in 1687 proposed a law about the force of attraction between the objects in the universe which is known as the Newton's law of gravitation, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक चीज का मास m1 और दूसरी चीज का मास m2 और उनके बीच का d मतलब डिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग एवरी मास ऑन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर मास विद अ फोर्स, कि हर इस अर्थ पर या इस दुनिया में दो चीजों के जो मासेस होंगे, मतलब दो ऑब्जेक्ट होंगे, जो दो बॉडीज होंगी, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, अट्रैक्ट विद द मास ऑफ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के बराबर। जैसे कि यहाँ पर ये फोर्स है दो ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट 1 ये ऑब्जेक्ट 2, अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, यहाँ पर ये प्रोडक्ट हो रहा है मतलब मल्टीप्लाई, और वो डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये फोर्स बढ़ेगी, कहने का मतलब ये है, तो ये दोनों का मास भी बढ़ेगा। ठीक है, प्रोपोर्शन टू द और इसमें आगे प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड इनवर्सली, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों का डिस्टेंस ये है, मतलब डी है, इनका स्क्वायर करेंगे और इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शन मतलब होता है फोर्स बढ़ेगी तो डिस्टेंस घटेगा, इस तरह से कह सकते हैं। ये फोर्स घटेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, इस तरह से कह सकते हैं। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शन में क्या होता है कि एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज घटेगी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी, ऐसे करके हम सिंपल समझेंगे। ठीक है, अच्छा लेट कर लेते हैं m1 और m2 ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टेंस d अपार्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज f बिटवीन देम, और इस तरह से इस पूरे कंसेप्ट को समझाया गया है यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको ये सिंपल समझ में आ रहा होगा। अब चूंकि इसके अंदर एक डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन का साइन लगा हुआ है, तो उसको हमें हटाना है, तो वो हटेगा हमारे g कांस्टेंट से। जी हाँ बिल्कुल, वेयर द g इज अ कांस्टेंट एंड नोन एज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो साइंटिस्टों ने ये वैल्यू दी है, इसकी फिक्स वैल्यू होती है, ये इस इक्वेशन में लगेगी, तो तब जाके प्रोपोर्शन का साइन हट जाएगा।
तब जाके आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, F इक्वल्स टू G मल्टीप्लाई विद M1 मल्टीप्लाई विद M2 अपॉन में D का स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। और यहाँ G की वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर माइनस 11, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.67 अपॉन में 10 टू पावर 11। और अगर आप इसको ऊपर मल्टीप्लाई में दिखाओगे तो आपको ये पावर जो है वो माइनस की करनी पड़ेगी, ये आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए ऊपर क्या है, ऊपर है हमारा भाई मासेस, और मासेस की ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा m का स्क्वायर। अभी m स्क्वायर क्या होता है, ये बेसिकली होता है मतलब जैसे डिस्टेंस होता है ना, तो डिस्टेंस के लिए मीटर लगाते हैं हम, जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है। तो यहाँ d का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर करती है, इस तरह से हम दिखाएंगे इसको। खैर, g इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, g को हम ये बोलते हैं। इफ द यूनिट ऑफ f इज न्यूटन, तो मास की kg होती है और डिस्टेंस की मीटर होती है। देन द यूनिट ऑफ g कैन बी कैलकुलेटेड, तो हम इसमें g जो कैलकुलेटेड करेंगे वो करेंगे nm का स्क्वायर अपॉन में kg का स्क्वायर। इस तरह से हम इसके जो है ऐसा यूनिट को रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर भाई हमारा डिस्टेंस भी है और हमारा मास भी है, बस यही आ रहा है इसके अंदर। तो यहां से आपको समझ में आया होगा इतना तो, कि इस यूनिवर्स में दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अब जो इसमें जो बॉडी हैवी होगी वो हल्की बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, सिंपल। Relation between the Newton's third law of motion and Newton's law of gravitation. According to Newton's third law of motion, every object exert equal and opposite force on the other object, but in opposite direction. अब न्यूटन ये कहते हैं कि जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में कुछ फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो जितनी फोर्स ये ऑब्जेक्ट एक्सर्ट करेगा इसके ऊपर, उतनी फोर्स ये भी एक्सर्ट करेगा। लेकिन अगर दोनों एग्जैक्टली बराबर फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बैलेंस फोर्स। कहीं अगर कोई एक कमजोर हुआ और एक हैवी हुआ तो वो एक को ज्यादा जोर से फोर्स लगा देगा और ये हो सकता है टूट भी जाए, और वो दूसरी तरफ से मतलब उसको हटा देगा, उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। तो इसको बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। जहां पर पावर दोनों साइड में एक जैसी हो, दैट इज बैलेंस फोर्स। जहां एक ज्यादा हो एक कम हो तो वो बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। अब अनबैलेंस फोर्स में एक चीज टूट जाती है, कौन सी चीज टूटेगी, जो कमजोर होगी, क्योंकि बेसिकली फोर्स दोनों जगह से सेम लगा है, पर एक चीज कमजोर थी इसलिए वो टूट गई ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करने की वजह से। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर मास, कि वो ये कहते हैं कि इस यूनिवर्स में हर एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा है। मास इट्स नॉट अ मास वाला मास नहीं, मास इज लाइक अ वेट, कि कितने एटम्स वगैरह ये सारी चीजें किसी बॉडी के अंदर हैं उसको हम मास कहेंगे। मास कैन नेवर बी चेंज, मास कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। इन केस अ फ्रीली फॉलिंग स्टोन ऑन द अर्थ, अगर किसी, जैसे इन केस ले लेते हैं, अगर किसी अर्थ पे हमारी पे अगर कोई स्टोन गिर रहा है, कोई पत्थर गिर रहा है, द स्टोन अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ, मींस अर्थ अट्रैक्ट्स द स्टोन, बट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन न्यूटन के तीसरे लॉ के हिसाब से द स्टोन शुड ऑल्सो अट्रैक्ट द अर्थ। तो अर्थ तो स्टोन को अट्रैक्ट कर रही है, पर न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग स्टोन भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। फर्क सिर्फ इतना है कि स्टोन हल्का है और अर्थ बहुत भारी है। तो अर्थ बहुत हल्की है, अर्थ बहुत भारी है और स्टोन बहुत हल्का है। So earth, and really it is true that the stone attracts the earth in the same force, with the same force के साथ में। F equals to m into a, मतलब फोर्स बराबर होता है मास into acceleration, but due to very less mass of the stone, लेकिन स्टोन का मास बहुत कम होता है। अभी मैंने बताया अर्थ का बहुत ज्यादा, स्टोन का मास बहुत कम है, थोड़ा छोटा सा स्टोन होगा वो। द एक्सेलरेशन a in its velocity is 9.8, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से it's 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, and acceleration a on the earth towards the stone is 1.65 multiply 10 to the power minus 21 मीटर अपॉन में s का स्क्वायर। ये अर्थ की तरफ इतना होगा, which is negligible and we can't feel it, और ये इतना कम होता है कि हम इसको फील नहीं कर सकते। मतलब 1.6 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 1.65 अपॉन में 10 टू पावर 24, ये हो गया, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है ना तो ये नीचे आएगा। ये देखिए माइनस लगा हुआ है ना तो ये नीचे आएगा। तो भाई इतना है,
अब इतना इतना बहुत ज्यादा कम हो गया, इतने डेसिमल्स में आएगा तो बहुत ज्यादा कम हो गया, इसलिए नेग्लिजिबल है, इसलिए इसको एकदम मतलब हम जो है देखते नहीं है, नेग्लिजिबल मतलब इग्नोर कर देते हैं। दैट इज वाई सिर्फ यहाँ पर जो देखा जाएगा, बट ड्यू टू द मास ऑफ द स्टोन्स द एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन जो अर्थ का एक्सेलरेशन होगा वो इतना ज्यादा कम होगा, अर्थ टूवर्ड्स द स्टोन इज, तो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, अर्थ का स्टोन की तरफ एक्सेलरेशन इतना है और स्टोन का अर्थ की तरफ एक्सेलरेशन 9.8 है, तो 9.8 इज बिगर देन दिस, और ये तो बहुत ज्यादा कम हो गया। इसीलिए हम सिर्फ ये देखेंगे कि हाँ भाई स्टोन ही है जो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, अर्थ स्टोन की तरफ अट्रैक्ट नहीं दिखती है, होती है पर दिखती नहीं है। इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या क्या है? द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, ये वही फोर्स है जो हमें अर्थ के साथ में बाइंड रखती है, गिराती नहीं है, राइट। द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, अब अर्थ का जो मोशन होता है मून के अराउंड वो भी इसी वजह से होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स हम देखते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा अर्थ और यहां से एक फोर्स होगी, ठीक है, और ये हो गया, ये है हमारा मून, दैट इज मून एंड दैट इज अर्थ। अब ये अर्थ इसी फोर्स की वजह से, ये जो फोर्स अपनी तरफ ही खींच के रखता है अर्थ, तो इसी की वजह से ये क्या है, घूमती रहती है, ये घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी। क्या घूमती रहेगी? ये मतलब मून जो बॉडी है, वो मून जो है वो हमारे अर्थ के इर्द गिर्द घूमता रहेगा इसी फोर्स की वजह से। ये फोर्स उसको बांधे रखती है और कहीं बाहर नहीं जाने देती उसके ऑर्बिट से। द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यही मोशन करवाते हैं अर्थ को सन के अराउंड, मतलब जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है इसी फोर्स की वजह से। द टाइड्स ड्यू टू द मून इन द सी, सी के अंदर जो लहरें उठती हैं वो भी इसी मून की वजह से उठती है। मून जो होता है अपनी जो पोजीशन चेंज करता है, तो सीज के अंदर टाइड्स उठते हैं, टाइड्स मतलब बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। अब आ जाते हैं फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फ्री फॉल। When an object is thrown upward, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड ऊपर फेंकते हैं, it reach certain height, एक certain height पे पहुंच के, then it start following down towards the earth, फिर वो ऊपर जाके then नीचे आएगा, falling towards the earth, it because of the earth's gravitation force, ये अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से आता है। सिंपल सी बात आप लोगों को पता है, exert on it जो उसके ऊपर लगी हुई है। This fall under the influence of earth, ये अर्थ के इन्फ्लुएंस में जो फॉल हुआ है, जो वो गिर रहा है, फ्री फॉल कहलाता है किसी ऑब्जेक्ट का, इसी को बोलते हैं फ्री फॉल। कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाए और ऊपर जाके स्पीड में नीचे आए, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। ड्यूरिंग दिस फ्री फॉल डायरेक्शंस डू नॉट चेंज, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती, बट वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज व्हिच इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके अंदर वेलोसिटी चेंज नहीं, बट द वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज, लेकिन इसके अंदर वेलोसिटी चेंज होती है। कहने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड बदलती रहती है। जैसे कि ऑब्जेक्ट गिर रहा है, अब कभी तो उसकी स्पीड धीमे है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आएगा ना तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी, तो उसकी एक्सेलरेशन मतलब उसके अंदर वेलोसिटी बढ़ गई उसकी। जैसे आपने देखा होगा बेन 10 में जब उसकी वॉच गिरती है तो देखो ना कितनी जोर से गिरती है, आग लग जाती है उसके अंदर, तो वो क्या है, वो वेलोसिटी की वजह से है, बट द वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज, उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। और इसी की वजह से जब उसकी वेलोसिटी, अब मैंने अभी बताया द चेंजमेंट ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। अब वहां पर इसमें क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, व्हिच इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्यों आया भैया, ग्रेविटी की वजह से, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन आया लेकिन किस वजह से आया, ग्रेविटी की वजह से आया, ड्यू टू ग्रेविटी। एंड इट इज डिनोटेड बाय g। अब ये छोटा वाला g है वो कांस्टेंट लॉज ऑफ, जो भी मैंने पढ़ाया था बड़ा वाला g, उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एंड दैट और जो अभी छोटा वाला पढ़ाया है मैंने वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू है 9.8 और आप 10 भी रख सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू है आपकी 9.8 यहाँ दी हुई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि भैया ये वेलोसिटी है काइंड ऑफ, मतलब एक्सेलरेशन है, तो और इसको आप 10 भी रख सकते हो, तो 10 भी ले सकते हो, 9.8 भी ले सकते हो, अप्रोक्सीमेटली हम 10 ले लेंगे, 10 भी ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इट्स यूनिट्स इज सेम एज एक्सेलरेशन, जैसे एक्सेलरेशन की यूनिट होती है वैसे ही ये है, क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन ही है।
Okay, gravitational acceleration and its value at the surface of the earth. The uniform acceleration produced in a freely falling object due to the gravitation force of the earth. ठीक है, इसमें जो acceleration आता है अर्थ के ऊपर गिरता है तो वो ग्रेविटेशन की वजह से आता है. It's called the acceleration due to gravity. It is presented by G, ये G के द्वारा दिखाया जाता है. And it is always acts towards the center of the earth. और ये हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होकर काम करता है. And it acts, ये हमेशा एक्ट करता है कैसे? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. द वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब अर्थ की सरफेस पे जी की जो वैल्यू मानी जाएगी, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज दिस. अब ये आप समझने की जरा कोशिश करिएगा. मैंने अभी ये बोला था कि इस अर्थ पर, मतलब इस अर्थ पर नहीं, इस यूनिवर्स में दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है. अब चूंकि हमारा अर्थ जो है वो सबसे भारी है, ठीक है. अब सबसे भारी होने की वजह से सबसे ज्यादा मास तो इसी का हो गया, तो इसको तो हम बोलेंगे m1. अब इसके सेंटर से जो भी बताया ना, फ्री ड्यू टू दी ग्रेविटेशन इरा, इट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो हमेशा, अब जो भी चीज इसके अर्थ के ऊपर गिरेगी तो एक तो अर्थ का सेंटर मान लो और एक वो जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है उसका सेंटर मान लो. जैसे मान लो यहां पर एक कोई कार है, ठीक है. अब इस कार का मास मान लो और इसका मास मान लो, तो ये कार हवा में तो होगी नहीं, होगी तो ये अर्थ की सरफेस पर ही होगी. तो एक ये बॉडी हो गई और एक अर्थ की बॉडी हो गई. तो ये हो गया m1 एंड दैट इज कॉल्ड m2. ये हो गया हमारा m2. ये हो गया हमारा m2. अब ये m1 हो गया, ये m2 हो गया. अब इसका एक्सेलरेशन अगर हमें दिखाना हो तो वो कैसे दिखाएंगे? दैट इज f1 इक्वल्स टू, अब g कांस्टेंट वाली वैल्यू, बड़े वाला g, छोटे वाला g नहीं, और m1 मतलब me, m1 और m2 ले सकते हैं हम. वेयर me इज अ मास ऑफ एन अर्थ, यहां पर अर्थ का मास बोला गया है ना, और r का स्क्वायर. अब यहां से लेके यहां तक आ रहे हैं तो बेसिकली ये क्या माना जाएगा? अब अर्थ एक सर्कल है तो ये रेडियस माना जाएगा, ठीक है. तो यहाँ रेडियस लेंगे, फिर r लेंगे. जैसे r यहाँ पर पहले वहां d लिया था, d का स्क्वायर लिया था, लेकिन यहाँ पर हम r का स्क्वायर लेंगे, ठीक है. सो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट m, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का रेडियस है. अब देखिए, अगर वो अर्थ का रेडियस है तो वो बदलेगा तो नहीं, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है. तो ये वैल्यूज कुछ हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी. ये मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशन होता है हमारे अर्थ के ऊपर, ठीक है. If the acceleration due to gravity g is due to force f, then f equals to m into g. तो वो अगर फोर्स की बदौलत हुआ है ग्रेविटेशन तो f equals to m into g हो जाएगा. जो भी ऑब्जेक्ट का भार होगा ग्राम में, मतलब g हो गया छोटी वाली मतलब वैल्यू, सॉरी, और मास, उसका जो मास होगा जो भी होगा ग्राम या केजी में, इस तरह. इक्वेटिंग अगर हम करते हैं f equals to m into g है तो हम f की जगह, जैसे अभी ये वाला फॉर्मूला हमने रखा था, ये तो f की जगह हमने ये रख लिया m into g. थोड़ा सॉल्व करते हैं हम इसको इधर उधर लेके जाते हैं. हम g की वैल्यू निकाल रहे हैं, m को वहां लेकर जाते हैं, तो m जब वहां जाएगा तो ये बेसिकली नीचे आ जाएगा, इधर m से m कट जाएगा तो ये आ जाएगा g और me, मतलब मास ऑफ एन अर्थ, और यहाँ रेडियस का स्क्वायर. अब g की वैल्यू कांस्टेंट है भाई, यहाँ पर g की वैल्यू दी हुई है ना, और अर्थ का मास भी यहाँ पर हमें दिया हुआ है 6 × 10⁻24, और रेडियस जो है वो भी अर्थ का दिया हुआ है यहाँ पर, राइट. अब इसमें जब हम वैल्यूज रखते हैं, जैसे कि g की वैल्यू हमने ये रख दी, अर्थ का मास हमने ये रख दिया, अर्थ का रेडियस हमने ये रख दिया. सारी कैलकुलेशन जब हम करेंगे, जैसे इसको जिस पावर खोलेंगे, ठीक है, और ये सब सॉल्व करेंगे तो हमारी g की वैल्यू जो आएगी ना वो आएगी 9.8 मीटर और सेकंड इसका स्क्वायर, ठीक है. सो इस तरह से हम ये g की वैल्यू को ड्रिवन करेंगे, राइट. द रिलेशनशिप एंड द डिफरेंस बिटवीन g एंड g. ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है ये पूरा, और ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. g इक्वल्स टू जी एम अपॉन में r का स्क्वायर होता है, जो अभी हमने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर ये हमें वैल्यू जो हमने करा था. द डिफरेंस बिटवीन g ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड द g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनमें अंतर क्या होता है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू भाई ये होती है, जबकि इसकी वैल्यू ये होती है. इट वैल्यूज रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज एंड एवरीवेयर, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, हमेशा और हर जगह.
जबकि इट्स वैल्यू वेरीज एट वेरियस प्लेसेस, लेकिन ग्रेविटी जो होती है वही बदलती रहती है। जैसे कि अर्थ की ग्रेविटी कुछ और है, मून की ग्रेविटी कुछ और है, जुपिटर की ग्रेविटी कुछ और है, मार्स की ग्रेविटी कुछ और है, इसलिए ये बदलती रहती है। जबकि ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी की वैल्यू नहीं बदलती। इट्स यूनिट इज एन एम का स्क्वायर अपॉन में के जी का स्क्वायर, और इट्स यूनिट इज एम अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन होती है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब एक नंबर होगा, एक नंबर वाली वैल्यू होगी, और इसमें भी नंबर वाली वैल्यू होगी, ये भी इसमें भी मैग्नीट्यूड होगा, इसमें भी मैग्नीट्यूड होगा। बस फर्क सिर्फ इतना है, इसके अंदर हमारी डायरेक्शन होती है, इसमें हमारी डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन, इसमें हमारी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा, इसके अंदर हमारी डायरेक्शन नहीं होगी और इसके अंदर हमारी डायरेक्शन होगी। इसके अंदर हमें डायरेक्शन मिलती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसके अंदर डायरेक्शन हमें मिलेगी। अब इसमें आप ऐसा समझिए, जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उसके अंदर डायरेक्शन नहीं होगी, मतलब वो किस डायरेक्शन में जा रही है इससे फिक्स डायरेक्शन नहीं होगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये नहीं होगा स्केलर क्वांटिटीज में। जैसे कि स्पीड हो गई हमारी, स्पीड, इसमें हमारी स्पीड जो होगी वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, जबकि वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। हैं दोनों एक ही बात, स्पीड और वेलोसिटी एक ही होती है, पर वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन होती है, मतलब एक डायरेक्शन उसके अंदर होती है, इसलिए उसको वेक्टर बोला जाता है, इसके लिए वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। स्पीड हमारी डायरेक्शन चेंज करती रहती है, इसीलिए उसको स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। अब यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ टू स्टोन्स ऑफ 150 ग्राम्स एंड 500 ग्राम्स आर ड्रॉप फ्रॉम द हाइट, एक ऊंचाई से फेंका जाए, विच स्टोन विल रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ फर्स्ट एंड व्हाई? बताइए कौन सा वाला पत्थर पहले गिरेगा, 150 ग्राम वाला या 500 ग्राम वाला? एक्सप्लेन योर आंसर, इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान दीजिएगा। इट वॉज गैलीलियो who first time demonstrated and depicted that the acceleration of the objects falling freely towards the earth does not depend on the mass of the object। तो ये गैलीलियो थे जिन्होंने पहला ये एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने डिपिक्ट किया था लाइक कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी हाइट से गिर रहा है तो पहले कौन सा गिरेगा ये उसके मास पे डिपेंड नहीं करता। नहीं, इट कैन बी वेरीफाइड बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेट अस ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ r, कि मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी r डिस्टेंस से हम गिरा रहे हैं फ्रॉम द अर्थ ऑफ द सेंटर, अर्थ के सेंटर से। द ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल्स टू, ये वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे, द फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन द स्टोन इज, अब अर्थ के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज F इक्वल्स टू m इंटू a। तो मास उस ऑब्जेक्ट का और एक्सेलरेशन और F फोर्स, मतलब यहां पर जरा हम F की जगह पर m इंटू a रखेंगे, थोड़ा फॉर्मूला ड्रिवन करेंगे। m वहां जाएगा, m से m कट जाएगा, जैसे m यहां पर आ गया, m से ये m कट गया तो खाली a रह गया, a इक्वल्स टू g अर्थ का मास और अपॉन में रेडियस। सो एक्सेलरेशन इज एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ डिपेंड ऑन द मास ऑफ द अर्थ एंड द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये डिपेंड करता है अर्थ टुवर्ड्स द अर्थ डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ अर्थ, ये अर्थ के मास पे डिपेंड करता है, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट की हाइट पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कितनी ऊंचाई से फेंका जा रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो द स्टोन ऑफ मास 150 ग्राम्स एंड 50 ग्राम्स विल रीच द अर्थ सरफेस टुगेदर। तो वो दोनों को फेंका जाएगा ना तो वो सेम ही उससे आएंगे, उनमें कोई अंतर नहीं आएगा। Equation of the motion when an object is falling freely towards the earth thrown vertically upward। अगर किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर फेंका जाए, ऐसे अपवर्ड फेंका जाए, देन केस 1 में क्या होगा? When an object is falling towards the earth with the initial velocity u। अब इनिशियल वेलोसिटी मतलब जिस स्पीड से शुरुआत में किसी ऑब्जेक्ट को फेंका गया है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय u, ध्यान रखिएगा आप। Then the velocity v after the t seconds। अब v क्या होता है? वो वेलोसिटी जो लास्ट में होगी। जैसे कोई कार शुरू हुई तो किसी कार ने अपनी स्पीड भरी तो दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, और जब लास्ट में जाके वो कार रुक गई दैट इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी v से और इनिशियल वेलोसिटी u से, जहां से वो शुरू हुई जहां पे वो खत्म हो गई। ठीक,
अब changement of the velocity is called the acceleration. So velocity after t seconds के बाद में, so v equals to u plus gt. ये पहला हमारा इक्वेशन, मतलब पहली हमारी इक्वेशन बनती है, लॉज ऑफ इक्वेशन. हाइट कवर्ड इन t seconds is h इक्वल्स टू, अब हाइट कवर्ड हो रही है t सेकंड्स में, कोई जैसे ऊंचाई पे फेंक रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो उसमें हाइट ऐड हो जाएगी ना, तो h इक्वल्स टू ut प्लस 1/t gt का स्क्वायर, ut प्लस 1/2 gt का स्क्वायर. इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला पूरा आता है. ठीक है. रिलेशन बिटवीन v एंड u व्हेन t इज नॉट मेंशन्ड. अब अगर t अगर मेंशन ना हो तो v और u का रिलेशन क्या होगा कि भैया हम ऐसे कह सकते हैं कि v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर बराबर होता है 2gh के. ठीक है, ये एक ही बात है. इसको अगर हम यहाँ लेंगे तो ये माइनस को जाएगा. तो अगर फाइनल वेलोसिटी के स्क्वायर में से इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर को माइनस किया जाएगा तो वो ट्वाइस हो जाएगा उसकी हाइट के और उसके ग्रेविटेशन के, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन के. नेक्स्ट केस 2, when an object is falling from rest position means initial velocity is 0. अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़ के, अब जैसे यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, पकड़ा हुआ हूं मैं, तो अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है. जब ये नीचे आएगा तब हम इसमें देखेंगे कि भैया इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 गई. फाइनल जो भी आएगी, जो भी इसकी फाइनलाइज जो भी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी v आफ्टर t सेकंड्स इज v इक्वल्स टू gt. हाइट कवर्ड इन t सेकंड्स, अब जो हाइट कवर हुई है इस t सेकंड्स में, इट्स h इक्वल्स टू 1/t और gt का स्क्वायर. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप यहां देखिए कि हाँ देखिए सेम फॉर्मूला है. यहां देखेंगे हम, जरा इस पे आप नजर मारिए, ये वाला सेम फॉर्मूला. इसके अंदर हमारा इनिशियल और फाइनल दोनों दी हुई थी, लेकिन यहां पर हमारा क्या हटा है वो देखिए आप. यहां पर हमारा ut हटा है. ut क्यों हटा है? क्योंकि भाई हमारा टाइम जो था ना वो, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी थी ना वो 0 था. अब जब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, मल्टीप्लाई विद टाइम के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो उसने टाइम को भी 0 कर दिया, तो यहाँ पर 0 हो गया. अब 0 इस पूरी इक्वेशन से जब ऐड हुआ होगा तो उस पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं होगा, इसीलिए फाइनलाइज क्या कर दिया है, h इक्वल्स टू 1/2 gt का स्क्वायर. इस तरह से. So relationship between the v and u when t it's not mentioned is vt, v का स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh. ऐसा भी हम कह सकते हैं. केस 3, when an object is thrown vertically upward with an initial velocity u, then the gravitational acceleration will be negative. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं ना तो इनिशियल वेलोसिटी, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी नेगेटिव. तो इसकी जो g होगी ना वो नेगेटिव हो जाएगी. इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन में नेगेटिव वे में चला जाएगा. वो रिटार्डेशन भी कह सकते हैं, और नेगेटिव में मतलब आएगी, उसकी वैल्यू हमें नेगेटिव में रखनी है अगर हम ऊपर फेंकते हैं, क्योंकि हम अगेंस्ट द ग्रेविटी इसको यूज कर रहे हैं. और अगर वो नीचे आ रही है तो वो बिलो, मतलब अलोंग विद द ग्रेविटी चल रही है, और अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो वो अपोजिट टू द ग्रेविटी है. इसलिए हम उसको g को हम नेगेटिव लेते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं. तो ध्यान रखिएगा, आपको भले पॉजिटिव में गिवन हो तो, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखिएगा तो उसको नेगेटिव में ही रखना है आपको. v velocity equals to v after t seconds is v equals to u minus gt. देखिए माइनस रखा है ना यहाँ पे, इस तरह से. and then height covered in t seconds is h equals to ut minus 1/2 gt का स्क्वायर. relationship between that where time is not mentioned, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा. बस सारी चीजें सेम ही है, वैसा ही है, बस नेगेटिव का साइन आ जाता है अगर कोई चीज ऊपर जाएगी. तो ये केस 3 हमारा कहता है. अब आ जाते हैं हम मास. द मास अभी बताया था मैंने, द मास ऑफ द बॉडी इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट. जैसे कि मैं हूं, मेरे अंदर कितना मैटर भरा हुआ है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी को ही हम मास कहेंगे. मास अलग होता है, वेट अलग होता है. वेट इज अ फोर्स, मास इट्स नॉट अ फोर्स. ठीक है. सो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती, विच इज ओनली मैग्नीट्यूड डू बट नो डायरेक्शन. लेकिन इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती है. मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मेरे अंदर 30 kg मास है. अब आप ये मत सोचिएगा कि मेरा वजन 30 kg है. वजन मेरा अलग है, मास मेरा अलग है. मेरे अंदर जितना मैटर भरा हुआ है उसका अगर हम वजन निकालेंगे, उसका अगर हम करेंगे मेजरमेंट करेंगे तो वो 30 kg आएगा. ठीक है.
द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, तो हम जो एसआई यूनिट होती है वो केजी होती है। कई लोग हम जैसे हम पूछते किसी से भाई तेरा वेट कितना है, तो वो कहता है जैसे 70 केजी है, 60 केजी है, तो वो केजी बेसिकली अपनी मास बता रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का। मतलब हम इंसानों में किसी का 60-70 कैसे हो जाएगा, वो मास जो होता है वो कम ही होता है, ठीक है। ये जो आप बता रहे हो ना 60-70, ये बेसिकली वेट है। वेट मेजर किया जाता है एफ में, मतलब फोर्स में, जो मैं आपको बताऊंगा। इट इज रिटन इन द शॉर्ट फॉर्म एज केजी, इसको केजी में शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये जगह से जगह नहीं बदलता, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जो मास मेरा अर्थ पर है वही मास मेरा स्पेस में भी रहेगा, वही मून पे भी रहेगा। मास ऑफ द बॉडी इज यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल एम, मास को जनरली स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी जीरो, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है जीरो नहीं हो सकता। किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट हो चाहे भले छोटा सा तिनका हो, उसका कुछ ना कुछ मास तो जरूर होगा, जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, वेट, द फोर्स विच विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स अर्थ। अब ये जो फोर्स होती है जिसकी वजह से, मतलब जिससे वो किसी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब हमारी अर्थ की तरफ जो अट्रैक्ट हो रहा है कोई बॉडी, तो हम कहेंगे कि वो उस फोर्स के साथ में अट्रैक्ट हो रहा है, उसी को हम वेट का नाम दे रहे हैं। द फोर्स सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो एफ फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर किसी का, हमें मान लिया जाए किसी का मास निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकाल सकता है। जैसे कि मान लीजिए मेरा जो वेट है वो है 70 केजी, तो मैं फोर्स है मतलब मेरी 70 केजी, तो बराबर मास मैं निकाल रहा हूं यहां पर मल्टीप्लाई। अब हमारा जो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है हमारा, वो है मान लीजिए 10 ले लेते हैं हम। सो एम यहाँ अकेला करूंगा, 70 बटे में 10, 0 से 0 गया, तो मेरा मास कितना आ गया 7, तो 7 केजी मेरा मास आ गया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे अंदर 7 वजन है, बेसिकली मेरे अंदर मैटर की क्वांटिटी है वो है 7 केजी। इन केस ऑफ अर्थ, अब अर्थ के केस में क्या होता है, अब ये तो अलग केस हो गया, ये अर्थ के केस में क्या होगा, ए की जगह यहां पर आएगा जी, जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो रखा जाएगा। तो यहां से आप ऐसे करके किसी का भी मास या फोर्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वेट। तो जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या जिस फोर्स से कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है अर्थ के ऊपर, दैट इज कॉल्ड उसका वेट, उसका वेट कहेंगे वो। द वेट इज फोर्स एंड इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन, उसको न्यूटन कहते हैं। अगर कहीं ऐसे लिखा हो जैसे कि 50N, तो हम कहेंगे कि भैया ये वेट है और ये फोर्स है। फोर्स वेट, वेट फोर्स, वेट क्या है, फोर्स ही है वो एक, तो ये उसका वेट होगा। एंड इट डिपेंड्स ऑन, और जो जी पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। मेरा वेट जो यहां पर है, ऐसा जरूरी नहीं कि मेरा वेट वहां चांद पे भी उतना ही हो या स्पेस में भी उतना ही हो, जुपिटर मार्स पे भी उतना ही हो, क्योंकि वहां का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होगा। इसलिए वहां की जब मैं वैल्यूज पुट करके इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो वहां मेरा वेट कुछ और आएगा, यहां मेरा वेट कुछ और आएगा। जैसे अर्थ पर, जो मून पर हम सबका वेट 1/6 होता है हमारे एक्चुअल वेट का। अगर हम अर्थ मून पे जाएंगे तो 1/6 होगा। जैसे यहां पर मान लिया जाए किसी का व्यक्ति का वजन है 60 न्यूटन, मतलब 60 फोर्स है उसका, ठीक है। तो चांद पे कितना होगा, इससे गया कितना आ गया 10, तो 10 न्यूटन रह जाएगा, मतलब वो व्यक्ति बहुत हल्का हो जाएगा, उसका वेट इतना ही रह जाएगा 10 न्यूटन का। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आगे, रिलेशन बिटवीन 1 kg वेट एंड एक्सप्रेस इट इनटू न्यूटन। तो 1 kg वेट को न्यूटन में एक्सप्रेस कीजिए। इफ द मास ऑफ 1 kg, अगर किसी का मास, किसी बॉडी का मास 1 kg है, g 9.8 ले लीजिए, सो W इक्वल्स टू m इंटू जी। क्योंकि भैया देखिए, आप फिर से मैं कह रहा हूं कंफ्यूज मत होइए, F इक्वल्स टू W ही होता है। आप चाहे F रख लीजिए चाहे W रख लीजिए, W इज अ वेट, वेट इज अ फोर्स, फोर्स इज अ वेट, ठीक है, एक ही बात है। सो W इक्वल्स टू m इंटू जी, m की वैल्यू ये रखेंगे मास 1 kg, g की वैल्यू 9.8 कांस्टेंट है, बदलेगी नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 को 1 kg से तो वो उतना ही होगा। सो 1 kg का वेट जो होगा वो 9.8 उसके अंदर फोर्स होगा, मतलब फोर्स होगा, मतलब उसका जो वेट होगा वो इतना होगा। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ दैट एक्ट्स ऑन एन बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 kg इज कॉल्ड द 1 kg वेट। डिस्टिंग्विश करिए बिटवीन द मास एंड वेट, वेट और मास का अंतर बताइए।
वी कैन मेजर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स इनर्शिया, उसके इनर्शिया से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट माप सकते हैं। अब यहाँ पर वेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए यहाँ पर जो मेजरमेंट का तरीका आता है वो आता है W इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई विद g। द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन ऑब्जेक्ट इज, एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड मास, और इसको मास कहते हैं उस ऑब्जेक्ट का। द ग्रेविटेशन फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट, अब वो जो ग्रेविटेशन फोर्स जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड वेट, और उसी को हम वेट कहेंगे। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, जबकि वेट हमेशा चेंज होता जाता है। वेट यहाँ कुछ और होता है, कहीं कुछ और होता है। मेजरमेंट ऑफ ए मास इज डन बाय यूजिंग अ पैन और बीम ऑफ बैलेंस, पैन और बीम ऑफ बैलेंस से हम इसको मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ वेट इज डन बाय द यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, अब स्प्रिंग बैलेंस जो वेइंग स्केल होता है ना, उससे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं अपने वेट को। मास डू नॉट चेंज इवन वैल्यू ऑफ g इज जीरो एट द प्लेस, एनी प्लेस, किसी भी प्लेस पर g की वैल्यू अगर जीरो भी हो जाए तब भी मास चेंज नहीं होगा। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम जीरो इफ द g इज जीरो, अगर g जीरो हुआ तो किसी ऑब्जेक्ट का वेट भी जीरो हो सकता है, मतलब बिल्कुल वो हो जाएगा फ्री। फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ g, अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो g की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। अर्थ इट्स नॉट अ परफेक्ट स्फेयर, अर्थ जो है वो परफेक्ट स्फेयर नहीं है, मतलब पूरी गोलाकार नहीं है। द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीज व्हेन वी गो फ्रॉम द पोल्स टू इक्वेटर, अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो उसका जो रेडियस है वो इंक्रीज होगा। देयरफॉर वी मस्ट ऑफ द कैलकुलेशन वी कैन टेक अ g एज अ कांस्टेंट एट द अर्थ सरफेस ऑफ द क्लोजर टू इट, बट एज वी मूव अवे फ्रॉम द अर्थ, लेकिन जैसे हम अर्थ से अवे मूव करते हैं, वी कैन यूज इक्वेशंस g इक्वल्स टू g m अपॉन में d का स्क्वायर फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो इसलिए जब हम देखो इक्वेटर से, जैसे यहां पर है, अब ये है हमारा पोल, अब क्या होता है कि जो अर्थ का रेडियस है ना वो चेंज होता रहता है। जैसे कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका जो रेडियस होगा भाई यहाँ से बहुत करीब होगा वो, है ना, तो उसका रेडियस बार बार चेंज होता रहता है। इसलिए हमें सिंपल सा कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम ये भी लेना पड़ता है, हमें g इक्वल्स टू जी एम अपॉन में d का स्क्वायर फॉर सॉल्विंग। बट एज वी मूव अवे फ्रॉम द अर्थ, जैसे कि हम अर्थ से मूव करते हैं और दूर जाते हैं, सो वी कैन यूज द इक्वेशन, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g एट द हाइट ऑफ 12,800 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर्स। ड्रॉ इट्स इंटरप्रिटेशन, इसके इंटरप्रिटेशन को भी ड्रॉ करिए। कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ g को। वी नो दैट g1 इक्वल्स टू डैश 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 एंड डैश डैश डैश। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए r का स्क्वायर होता है ना, सो रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर्स। अब यहाँ टॉइज ऑफ RE क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ रेडियस दिया हुआ है और रेडियस का जब हम डबल करते हैं तभी वो डायमीटर के बराबर बैठता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस ऐसे करके ले लिया है, डिस्टेंस d का r का स्क्वायर कर दिया है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज डैश किलोमीटर्स, 12,800 किलोमीटर्स। यहाँ पर हमें ये हाइट दी हुई थी, सो हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज हाइट। कोई नहीं, इसके बाद हम वैल्यूज को रखते हैं g, और यहाँ आ गया डैश, और फिर नॉर्मल वैल्यूज को रखेंगे, फॉर्मूलेस को पुट करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, gm m1 और बाकी चीजें, जैसे इससे ये चले गया, ठीक है, और इससे ये चला गया, इसका स्क्वायर खोलेंगे, ये हो जाएगा 4 और नीचे तो आएगा 1, तो g1 इज 4 एंड g2 इज 1, तो हम कह सकते हैं कि g2 और बराबर है g1। तो g2 मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई दिखा दिया है, g4 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर हमारी ये वैल्यू जो होती है 4 टाइम्स g2 बराबर है g1। So the value of gravitational acceleration g at the distance of 12,800 km from the center of the earth is 1/4। तो इतने दूर जाने पर जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यूज है वो चेंज हो गई, एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 1/4 हो गई।
चांद तक जाएंगे तो ये 1/6 हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g इज डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ हाइट। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे इसकी जो वैल्यू है वो भी चेंज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ अर्थ ऑन अर्थ। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा मून के ऊपर वो 1/6 होगा अर्थ के वेट के अकॉर्डिंग। Let mass of an object be m, its weight on the earth means the force by which the earth is attracted towards the center. Okay, normal सारी values रख देते हैं। m equals to me मतलब mass of an earth, m is the mass of an object, re मतलब radius of the object, radius of the earth, g is the gravitational constant। सारी values को हम रखते हैं, है ना, और इसके बाद हम solve करते हैं। या mass हमने अब मून की जो values हैं वो ली है, मतलब radius of the moon, mass of the moon, और इस तरह से सारी चीजें सॉल्व करते हैं। ये आ गया 6 टाइम्स, सबको सॉल्व कर आके ये आ जाता है हमारा। सो फोर्स ऑफ एन अर्थ इक्वल्स टू 6 टाइम्स इट्स फोर्स ऑफ एन मास मून सॉरी। तो अर्थ के ऊपर जो भी फोर्स लगा होगा वो मून पे लगे हुए फोर्स के 6 गुना होगा, 6 टाइम्स। अब आ जाते हैं हम थ्रस्ट एंड प्रेशर पर। थ्रस्ट, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड अ थ्रस्ट। थ्रस्ट मतलब होता है कि ऊपर से लगी हुई कोई फोर्स, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट, उसको थ्रस्ट बोलेंगे। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इट्स कॉल्ड अ थ्रस्ट। प्रेशर, द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड अ प्रेशर। अब इस थ्रस्ट से लगा हुआ जो एक पर्टिकुलर एरिया पर जो प्रेशर होगा दैट इज प्रेशर, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पर जो लगा होगा जिससे असर पड़ेगा, जो एक फोर्स लगेगी दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो यहां से आप ये समझ लीजिए कि प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब P इक्वल्स टू F अपॉन एरिया, ये होगा। अब F इज फोर्स, सो इसका ऐसा यूनिट होगी न्यूटन, और एरिया जो थी मीटर स्क्वायर, तो इसकी प्रेशर की ऐसा यूनिट हो जाएगी N अपॉन में M का स्क्वायर, N अपॉन में M का स्क्वायर। ऐसा यूनिट इज दिस। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज PA, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। पास्कल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने नाम पर इसको रख लिया। फैक्टर ऑन विच द प्रेशर डिपेंड्स, अब प्रेशर डिपेंड करने के फैक्टर्स क्या क्या है? प्रेशर डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, प्रेशर 2 चीजों पर डिपेंड करता है। फोर्स अप्लाइड, क्या फोर्स अप्लाई हुई है, एरिया ऑफ द सरफेस ओवर विच फोर्स एक्ट्स, और वो एरिया जिसके ऊपर वो फोर्स जो लगी है। एग्जाम्पल, द बेस ऑफ हाई बिल्डिंग is made wider so that the weight of an walls acting over a large surface area and pressure is less। तो जो भी हम बेस बनाते हैं किसी बिल्डिंग का वो बहुत चौड़ा बनाते हैं ताकि जो बिल्डिंग की दीवारें हैं, ऊंचाई है, हाइट है, उनका जब वेट जो आए, मतलब उनको जो फोर्स पड़े तो वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बड़े एरिया के अंदर। School bags having a wide, long, broad straps so that the weight of school bags fall over a large area of the shoulders and produce a less pressure and becomes a less painful। और यहाँ पर ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। बेसिकली आप ऐसे समझिए, लेस प्रेशर होगा मींस एरिया बहुत ज्यादा है, और मोर प्रेशर होगा मींस एरिया बहुत कम है। जैसे कि देखिए, ये जैसे इस एस पेन की ये निब है, ठीक है। अब इससे अगर मैं अपने हाथ पे ऐसे रख के और ऐसे दबाऊंगा तो मुझे ज्यादा पेन फील होगा, क्योंकि इसका एरिया बहुत छोटा है, इससे प्रेशर ज्यादा फील होगा। जबकि ये जो पीछे वाली इसकी साइड है, इससे जब हम इसको दबाऊंगा तो मुझे इतना ज्यादा पेन फील नहीं होगा। बेसिकली कुछ भी फील नहीं होगा इतना ज्यादा, चाहे मैं जोर से भी क्यों ना दबाऊं। क्यों? क्योंकि इसका एरिया बहुत ज्यादा है। सो मोर एरिया लेस प्रेशर, लेस एरिया मोर प्रेशर, ऐसे आप समझिएगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारा buoyance force। The upward force experienced by an object when it is immersed into a fluid is called the force of buoyance। जब कोई ऑब्जेक्ट पानी में डूबता है तो पानी के नीचे से एक फोर्स लगता है अपवर्ड, ऊपर की तरफ, दैट इज कॉल्ड buoyance force, उसको buoyancy कहते हैं।
इट एक्ट्स इन अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ काम करता है डायरेक्शन, एंड इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये फ्लूइड की डेंसिटी मतलब पानी कितना घना है या जो भी लिक्विड है वो कितना घना है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस ऑफ द अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट्स लेस देन और इक्वल टू buoyant force exerted by a fluid on the surface of the object. Result, the object floats. और इसी का रिजल्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट फ्लोट करने लगता है। The force of gravitational attraction of the earth on the force of the objects, it's greater. The buoyant force exerted by fluid on the surface object, exerted by the fluids of an object, the object sinks. कहने का सिंपल सा मैं आपको मतलब समझाता हूं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट होगा, अगर उसका, जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर, मतलब कोई ऑब्जेक्ट हुआ वो किसी पानी पे गिरा या किसी भी फ्लूइड सरफेस पे गिरा, तो अगर उसकी डेंसिटी उस लिक्विड की डेंसिटी से कम हुई तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। अगर उस लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा हुई तो वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। ठीक, जैसे कि एक कील है और एक बॉल है, तो जब हम उसको पानी के ऊपर डालेंगे तो इसमें से जो कील होगी उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होगी, इसलिए वो कील, छोटी सी कील, डूब जाएगी। लेकिन जो बॉल होगी उसके अंदर एयर भरी होगी तो उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से हल्की होगी, इसलिए वो ऊपर फ्लोट करेगी। तो कम डेंसिटी मतलब फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, मोर डेंसिटी मतलब सिंक इन द फ्लूइड। दैट इज व्हाई alpine sinks, boat ships floats on the surface of the water, और इसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। दूसरी चीज, एक और चीज मैं आपको बताऊं, आर्किमिडीज ने एक और जो है अपना वो दिया था प्रिंसिपल, जिसमें यहाँ पे हमको दिया हुआ है। चलो पहले डेंसिटी पढ़ लेते हैं। डेंसिटी, the mass per unit volume is called the density of an object. If m is the mass and v is the volume, then the density d is d equals to होता है mass upon volume। डेंसिटी मतलब कितना घना है, कोई चीज कितनी घनी है, ठीक है, उसको हम डेंसिटी बोलेंगे। जैसे कि आप ऐसे देख सकते हैं, मतलब दो ग्रुप खड़े हुए हैं जहां पर कुछ लोग खड़े हुए हैं और वो थोड़ा दूर दूर पे खड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनके बीच में से निकलने की जगह है, तो दैट इज लेस डेंस। और एक जगह कुछ लोग ग्रुप का खड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, वहां पर निकलने के लिए जगह नहीं है, दैट इज मोर डेंस। तो वो ज्यादा डेंस है और वो कम डेंस है, ऐसे समझो आप। डेंसिटी मतलब घनापन, ये कितना घना है। अब जैसे कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वैसे ही उसकी एसआई यूनिट भी इसी ये बनेगी। मास की एसआई यूनिट होती है केजी, तो वो केजी रख दी। वॉल्यूम की होती है मीटर का क्यूब, तो मीटर का क्यूब हो गया, तो इसकी एसआई यूनिट होगी केजी अपॉन मीटर का क्यूब। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक कहता है, इट स्टेट व्हेन एन बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, इट एक्सपीरियंस अ अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी पानी के अंदर डूबेगा तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स, ठीक है। अब ये अपथ्रस्ट भी कह सकते हैं उसको। तो उस ऑब्जेक्ट के उसमें गिरने पर उससे थोड़ा पानी इमर्ज्ड होगा और वो पानी बराबर होगा उस फोर्स के जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगी है पानी के अंदर से, समझे। जैसे कि एक बाथिंग टब के अंदर अगर कोई व्यक्ति चाहे, पूरा पानी से भरा हुआ है वो बाथिंग टब, उस टब में जाए तो उस कुछ पानी वो डिस्प्लेस करेगा, राइट, उसके अंदर से कुछ पानी निकाल देगा। तो बेसिकली उस पानी का वेट उतना ही होगा जितने वेट के साथ, मतलब जितने फोर्स के साथ में उसके ऊपर वो फोर्स लगी थी, मतलब बॉयंट फोर्स, जब वो पानी में जा रहा था ना तो वो फोर्स लगी थी। बेसिकली जितना एरिया उसने डिस्प्लेस किया, इट्स इक्वल टू द वेट ऑफ दैट वॉट, कि जितना एरिया उसने जो है डिस्प्लेस किया उसी के बराबर होगा जितना पानी उसने बाहर निकाला वहां से, उस टब में से। The state when a body immersed fully or partially in a fluid experience upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. इसको बोलते हैं
आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इनके प्रिंसिपल्स पर क्या क्या चीजें बनी। इट इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस देखा। इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप्स, इन्हीं के डिजाइन पर शिप्स बनी। तभी शिप्स कितनी लोहे की होती है, भारी होती है, लेकिन फिर भी वो डूबती नहीं है, क्योंकि इनके आइडिया पर, इनके प्रिंसिपल पर ही वो शिप्स बनाई गई। एंड सबमरीन्स वगैरह। हाइड्रोमीटर्स एंड लैक्टोमीटर्स आर मेड ऑन दिस प्रिंसिपल। हाइड्रोमीटर्स और लैक्टोमीटर्स इसी प्रिंसिपल पर बनाए गए। It is because of the ships made up of iron and steel floats in water, whereas a small piece of iron sink in it। और इसी वजह से देखा, इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से इतने भारी भारी आयरन और स्टील के शिप्स जो है फ्लोट करते हैं, जबकि छोटी सी कील भी अंदर डूब जाती है। इसके बाद आते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी इज नथिंग बट द रेशियो बिटवीन टू डेंसिटीज। दो ऑब्जेक्टिव डेंसिटीज का रिलेशन होता है, उनका रेशियो होता है, उसी को हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस ऑन दैट ऑफ द डेंसिटी इट्स कॉल्ड डेंसिटी ऑफ द वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी को ऐसा यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ये एक बेसिकली क्या है, कंपैरिजन है। द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस ऊपर रखो, द डेंसिटी ऑफ वाटर नीचे रखो, इससे हमें पता चल जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट डूबेगा या नहीं डूबेगा। रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं बेसिकली हम। इट हैज नो यूनिट। सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द गोल्ड इज 19.3, ठीक है, और वाटर की होती है कुछ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऐसे केजी करके समथिंग कुछ होती है वाटर की। यहाँ शायद दे भी रखी होगी, हाँ ये आ रही, 10⁻³ मतलब 1000 kg अपॉन में मीटर का क्यूब, ये वाटर की डेंसिटी होती है, ठीक है। अब इससे कम जो भी डेंसिटीज होंगी वो सारी तैर लेंगी, और इससे ज्यादा होंगी वो सारी डूब जाएंगी। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 9.3, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10। और व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इन ऑफ गोल्ड। अब गोल्ड की जो डेंसिटी बतानी है, तो देखिए अब यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी उसने दी हुई है, तो मतलब हमें यहाँ पर रखना है 19.3, यहाँ पर रखना है हमें 19.3, यहाँ रखेंगे हम, और ये मैंने रख दी 19.3 बराबर। अब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो हमें नहीं दी हुई है, जो हमें निकालने के लिए बोली है, कि उसने ये तो बोला है डेंसिटी ऑफ गोल्ड निकालिए, तो डी ऑफ गोल्ड निकालने के लिए उसने बोला है अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻3। ये आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको वहां ले जाएंगे तो ये क्रॉस में मल्टीप्लाई दिखाएगा उसके साथ में, तो ये उन्होंने सॉल्व नहीं किया, उन्होंने ऐसे ही दिखा दिया है 19.3 मल्टीप्लाई 10⁻3। अगर हम इसको सॉल्व करते तो कुछ ऐसा हो जाता 19300 19,300 kg मीटर क्यूब। ये हो गई हमारी गोल्ड की डेंसिटी। इस तरह से आप डेंसिटी निकाल सकते हो। मास ऑफ 0.025 मीटर क्यूब, किसी ऑब्जेक्ट का मास इतना है। ऑफ द एल्यूमिनियम इज 67 kg। ऑफ एल्यूमिनियम इज 67 kg। अच्छा, इतना एल्यूमिनियम है और मास हमारा 67 kg है, और इसका ये इसका वॉल्यूम है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की डेंसिटी कैलकुलेट कीजिए, तो मास ऑफ द एल्यूमिनियम 67 kg, वॉल्यूम ऑफ द एल्यूमिनियम इज इतना वॉल्यूम है, इतना उसका मास है। क्या निकालने के लिए बोला? डेंसिटी। तो D इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? मास अपॉन वॉल्यूम। मास रखिए, मास ऊपर रख दिया 67, वॉल्यूम नीचे रख दिया, छोटी सी कैलकुलेशन करी, पॉइंट रिमूव करके 1 2 3, तो 1 2 3 सॉल्व कर लिया, और इससे हमारा आंसर 2680 kg मीटर क्यूब आ गया। इस तरह से हम डेंसिटी आराम से निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस करिएगा, सब आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द मास ऑफ द ब्रेक इज 2.5 kg एंड इट इज डायमेंशन इज डैश 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 एंड डैश। अच्छा, इससे हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, सबकी मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम क्या कैसे निकलता है? अब वो ईंट है, तो ईंट का वॉल्यूम क्या होता है? ईंट एक क्यूबॉइडिकल है, क्यूबॉइडिकल का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? L इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इससे हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। केजी हमें दिया हुआ है, मतलब मास हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब इसमें उसने क्या पूछा? फाइंड द प्रेशर एक्सर्ट बाय द ग्राउंड व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड विद द डिफरेंट फेसेस। अगर हम डिफरेंट फेसेस से इसको ग्राउंड पर रखें तो बताइए इससे क्या क्या फोर्स ये लगाएगा। सो मास है, ओके, वेट ऑफ एन ब्रिक इज, अच्छा, तो F इक्वल्स टू M इंटू जी होता है, ये हमने देखा हुआ है।
फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू जी होता है। तो मास कितना है 2.5 kg मल्टीप्लाई विद जी की वैल्यू हम रख लेंगे 9.8 मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स कितना लगाएगा ये 24.5 न्यूटन। When the surface area is 10 multiply 5 is in the contact with the ground, जब ये ग्राउंड के कांटेक्ट में होगा, जब एरिया ऐसे करके रखेंगे मतलब 10 और 5, क्योंकि उसने बोला है कि ईंट को अलग अलग तरीके से रखेंगे, ऐसे घुमा घुमा के रखेंगे और ऐसे दिखेंगे ग्राउंड। तो एरिया इज 10 मल्टीप्लाई 5 50 हो गया। अब रखेंगे 0.005 मीटर का स्क्वायर इतना, तो ये हमने निकाल लिया एरिया। अब एरिया रखेंगे, प्रेशर निकालेंगे, फोर्सेस डैश 24.5 जो भी हमने निकाली थी, ये फोर्स है ये इस ईंट की, अपॉन में एरिया कितना है इतना रख दिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे 4900 n अपॉन में मीटर का स्क्वायर। अब फिर से उसका एरिया चेंज कर दिया, सरफेस एरिया 20.5। अब फिर से हम इसका एरिया निकाल लेंगे, फिर से हम रखेंगे फोर्स रखेंगे सेम वही, फिर से एरिया रखेंगे, फिर निकालेंगे, पहले इतना आया फिर इतना आया, ठीक है, फिर एरिया चेंज कर देंगे। अब कितना आ गया 12-25। तो मतलब ये बार बार अपना जो है जो अपना प्रेशर चेंज कर रहा है, अलग अलग प्रेशर जो है ये फेस कर रहा है। The force of 20 Newton acts upon a body whose weight is 9.8 Newton. किसी ऑब्जेक्ट का वेट है 9.8 न्यूटन और a force of 20 Newton act on a body, और उसके ऊपर 20 न्यूटन की एक बॉडी काम कर रही है। What is the mass of the body and how much is its acceleration? उसका acceleration कितना होगा? फोर्स 20 न्यूटन है, वेट भी 20 न्यूटन है। W इक्वल्स टू m इंटू जी होता है। W यहाँ पर 9.8 है, इक्वल्स टू m इंटू जी। m निकाल रहे हैं, मास निकाल रहे हैं, g हमारा 9.8 हो गया, वहां लेकर जाएंगे तो इससे ये कट जाएगा एक बार में। सो मास इक्वल्स टू 1 kg आ गया। अब हम क्या निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन पूछा है, F इक्वल्स टू m इंटू ए होता है, राइट। सो F यहाँ पर हमारा 20 है, बराबर मास हमारा 1 है, इंटू ए हो गया। सो अब ये वहां पर जाएगा तो 20 को भाग करेगा तो 20 से 20 ही आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 20 मीटर सेकंड का स्क्वायर। अब मैन एक आदमी का वेट 1200 न्यूटन है अर्थ पर। व्हाट इज हिज वेट, व्हाट इज हिज वेट्स इफ वाज टेकन टू द मून। मून पे अगर ले जाएगा, ये तो ऐसे ही कर देंगे 16 मल्टीप्लाई 1200, इससे काटेंगे 2, आगे लगा दिया 0, ये हो गया वेट 200 है। taken to the he was taken to the moon, his weight would be 200 न्यूटन। हाँ ठीक है। what is his weights on, what is its mass on moon, उसका मास पे उसका मून क्या हो जाएगा, what is its acceleration due to gravity on the moon। अच्छा तो पहले तो हम ये निकालेंगे, उसका वेट तो अभी मैंने निकाल दिया था जो है 200 होगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लिया यहाँ पर। W इक्वल्स टू m इंटू जी होता है, छोटी छोटी सी वैल्यू पुट कर देंगे हम, ठीक है। जैसे कि 12 मास इट्स m W इक्वल्स टू m इंटू जी। अब m को यहाँ ले लेंगे, W को यहाँ ले आएंगे। W फोर्सेस 1200, G क्या है हमारा 10, इससे काटा, मास कितना आ गया 120 kg आ गया। So the mass of the moon will be 120 kg as it's constant everywhere. So mass of the man on 120 kg, तो उतना ही रहेगा। अब now W2 मतलब सेकंड वाला क्वेश्चन, W2 200 और इक्वल्स टू m इंटू जी। सो m इज मास इज 120 मल्टीप्लाई g की वैल्यू निकालेंगे हम g, और ये वहां जाएगा, इससे इसको काटेंगे और इसको काटेंगे, छोटा छोटा करते जाएंगे, ये आ जाएगा 5/3। 5/3 को जब हम डिवाइड करेंगे दैट इज 1.666 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारा वहां पर जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा 1.6 होगा। An object is thrown vertically upward and reaches the height of, अब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया और वो हाइट पे पहुंच जाता है हमारा 7.84 एंड कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एट विच द ऑब्जेक्ट ऑफ मास वाज थ्रोन। तो इसमें हमें ये बताना है। तो देखिए अब ये तो आप खुद ही करिएगा, ठीक है। इसके बाद में और भी क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आप खुद ही करिएगा, सारे इजी हैं, सारे आप आसानी से कर सकते हैं। 2 ही क्वेश्चंस है, आप समझिएगा और करिएगा।
तो दैट्स इट, आपका यही चैप्टर था ग्रेविटेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसकी हर छोटी बड़ी डिटेल मैंने आपको बताई, आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, टेक केयर एंड बाय बाय।